इससे पहले हमने पढ़ा था कि शोध रिपोर्ट या शोध प्रतिवेदन लेखन क्या है, क्यों उसको लिखने की आवश्यकता पड़ती है और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे एक अच्छे शोध प्रतिवेदन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, या फिर जो शोध रिपोर्ट अच्छी शोध रिपोर्ट है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनके बारे में हम देखेंगे। कौन कौन सी बातें हैं जो उसमें होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक अच्छे किस्म के सफ़ेद रंग के कागज पर स्पष्ट और सुंदर ढंग के टाइप से रिपोर्ट को छपवाया जाना चाहिए। यानी कि इसको बाइंडिंग कराना कहते हैं, यानी कि हमने टाइप करवा के उसे या तो खुद टाइप करके हम दे दें या फिर उसको हम किसी दूसरे से टाइप करवाएं। कागज़ की क्वालिटी हम अच्छी रखें, उसकी जो जिल्द है उसको थोड़ा सा अच्छा रखें। हर यूनिवर्सिटी का एजुकेशन इंस्टीट्यूट का एक फॉर्मेट भी होता है कि फर्स्ट पेज पे आपको ये रखना है, कवर पेज पे आपको ये लोगो रखना है। तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी हुई होती है। उसके बाद उसे अधिक आकर्षक बनाने के लिए आकर्षक शीर्षकों, चित्रों आदि का प्रयोग भी आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। यानी कि उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए या तो हम जो रिसर्च है उससे रिलेटेड जो फोटोग्राफ्स हमने इकट्ठे किए हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, या टाइटल कुछ इस तरह के हम दे सकते हैं जो थोड़े से आकर्षक लगे, या फिर फ़ॉन्ट स्टाइल हम थोड़ा सा इस तरह का रख सकते हैं टाइटल्स का कि वो दूसरों को आकर्षित करें, थोड़े से अट्रैक्टिव लगे। उससे जो शोध रिपोर्ट होगी वो थोड़ी सी अच्छी होगी दिखने में। रिपोर्ट की भाषा अत्यधिक संतुलित होनी चाहिए। जो शोध रिपोर्ट हम लिखते हैं, थीसिस हम लिखते हैं, उसकी जो भाषा है वो संतुलित होनी चाहिए। संतुलित का मतलब है ना तो वो बहुत ज़्यादा जटिल भाषा हो और ना ही बहुत ज़्यादा सरल भाषा हो। इतनी भी सरल ना हो कि ये लगे ही ना कि शोध रिपोर्ट लिखी गई है या शोध प्रतिवेदन लिखा गया है, और इतनी भी जटिल ना हो कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति उसको पढ़ना चाहे तो उसकी समझ में ना आए। तो भाषा संतुलित होनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। पारिभाषिक शब्दावली का मतलब है कि कुछ पारिभाषिक शब्द होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, तो जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़े पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रयोग पारिभाषिक शब्दों का नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर उन्हें समझने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि पारिभाषिक शब्दावली के अत्यधिक प्रयोग से रिपोर्ट कहीं इतनी कलिष्ठ और बोझिल ना हो जाए कि उसे समझने के लिए विशेषज्ञों की सहायता लेनी पड़े। कई बार ऐसा होता है कि पारिभाषिक शब्दों का हम इतना ज़्यादा प्रयोग करते हैं कि फिर उन पारिभाषिक शब्दों को समझने के लिए जो एक्सपर्ट होता है उस टॉपिक का, उसकी ज़रूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए यदि कोई साहित्य का दर्शन से संबंधित कोई टॉपिक ले रहा है, यानी फिलोसफी से जो थोड़ा थोड़ा टच करता है, लिटरेचर का कोई टॉपिक वो ले रहा है, तो उसमें अगर उसने फिलोसफी के बहुत सारे शब्द प्रयोग किए हैं, उसने अद्वैतवाद प्रयोग किया है, शुद्ध अद्वैतवाद प्रयोग किया है, जीव, ब्रह्म, आत्मा, ईश्वर, आस्तिक, नास्तिक, इस प्रकार के शब्दों का अगर वो प्रयोग कर रहा है, ये सारे पारिभाषिक शब्द हैं। आस्तिक का सामान्य अर्थों में मतलब कुछ और होता है और फिलोसफी में उसका मतलब कुछ और होता है। ऐसे ही नास्तिक का मतलब है, सामान्य अर्थ उसका ये हुआ कि जो ईश्वर को ना माने, आस्तिक मतलब जो ईश्वर को ना माने। लेकिन दर्शन शास्त्र में आस्तिक और नास्तिक शब्द का मतलब वो पारिभाषिक होता है, तो उसके कुछ कसौटियाँ होती हैं कि इसको आस्तिक कहेंगे, इसको नास्तिक कहेंगे। तो प्रत्येक पारिभाषिक शब्द है उसकी बहुत विस्तृत व्याख्या होती है, तो साधारण व्यक्ति उसको नहीं समझ सकता, एक विशेषज्ञ ही उसको समझ सकता है और दूसरों को समझा सकता है। अगर सीमित मात्रा में पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग है तो उन्हें तो देखा जा सकता है, कहीं से सर्च किया जा सकता है, किसी से पूछा जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाए तब समझने में समस्या आती है और एक नीरसता भी आ जाती है इस चीज़ को पढ़ने में। अलंकारिकता व साहित्यात्मकता का प्रयोग भी संतुलित रूप से करना चाहिए। कहीं अलंकारिकता का मतलब होता है अलंकरण, यानी भाषा को सजाना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करना जिससे भाषा अलंकृत दिखे, यानी कि सजी हुई दिखे, थोड़ी सा उसमें रस हो, अलंकार हो, अच्छे शब्दों का प्रयोग हो। कहीं ऐसा ना हो कि अलंकारिकता और साहित्यात्मकता के अत्यधिक प्रयोग से वास्तविकता पर कोई अन्य ही रंग चढ़ जाए, अर्थात उसकी सत्यता ही प्रकट ना हो सके। यानी कि इनका कहने का मतलब है अलंकारिकता और साहित्यात्मकता शोध प्रतिवेदन में संतुलित हो, बहुत ज़्यादा अलंकारिकता ना हो, बहुत ज़्यादा साहित्यिक भाषा का प्रयोग ना हो,
अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि जो कोई मूल बात होती है उसको अलंकृत करने के चक्कर में और उसको साहित्यिक भाषा के रूप में लिखने के चक्कर में उसका मूल जो स्वरूप है वो परिवर्तित हो जाता है। अगर मूल स्वरूप उसका परिवर्तित हो गया तो जो उसका उसमें अर्थ छुपा हुआ होता है वो भी हम नहीं समझ पाएंगे, तो ये एक नकारात्मक बात हो जाएगी। तो अलंकारात्मकता और साहित्यात्मकता का संतुलित प्रयोग होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ना हो। एक अच्छी रिपोर्ट में एक ही प्रकार के तथ्यों को बार बार दोहराया नहीं जाता, क्योंकि ऐसा करने से रिपोर्ट को पढ़ते समय पाठक टूट जाते हैं। यानी कि जब हम शोध प्रतिवेदन लिख रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए कि एक ही प्रकार की बातों को बार बार नहीं दोहराया जाना चाहिए। अगर कोई बात हमने कोई फैक्ट या डेटा एक बार लिख दिया तो वो लिख दिया, बार बार उसको दोहराना या फिर पेज भरने के लिए अपने शब्द ज़्यादा करने के लिए उसको बार बार बताना, तो उससे पाठक ऊब जाएगा, उसमें रुचि नहीं रहेगी। यानी कि बार बार एक ही तरह के शब्दों को सुनकर पाठक ऊब जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम एक फैक्ट को, एक तथ्य को एक ही बार प्रयोग करें, बार बार अनावश्यक रूप से उसका प्रयोग ना करें। अगर कहीं आवश्यक हो तो उसका प्रयोग कर लें, अन्यथा ना करें। तथ्यों में तार्किक क्रम अवश्य होना चाहिए। तार्किक क्रम यानी कि जो फैक्ट हमने दिए हैं उनका एक तार्किक क्रम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो बात बीच में बताई जानी चाहिए थी वो बात हम पहले बता रहे हैं, या फिर जो बात पहले बताई जानी चाहिए थी, जो बेस था, वो बात हम लास्ट में बता रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उनमें एक तार्किक क्रम होना चाहिए। अर्थात स्वतंत्र रूप से समझे जाने वाले तथ्य पहले आने चाहिए। यानी कि ऐसे तथ्य जो हम आसानी से समझ सकते हैं, ऐसे तथ्य जिन्हें समझने के लिए कुछ और समझने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि जो सीधे सीधे बातें हमारी समझ में आ जाती हैं, तो ऐसे तथ्यों को पहले लिख दिया जाना चाहिए ताकि वो आराम से समझ में आ जाए। और बाद में वे तथ्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिनको समझने के लिए दूसरे तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जो बेसिक्स हैं वो पहले दिए जाने चाहिए और जो बेसिक्स के आधार पर समझ में आएंगे वो बाद में दिए जाने चाहिए, ताकि बेसिक्स एक बार कवर हो जाए, फिर उसके बाद जो और गहरे तथ्य हैं, गहरे आंकड़े हैं, उनको हम आसानी से समझ पाएं। उसके बाद है तथ्यों का विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तौर पर और सुस्पष्ट रूप में होनी चाहिए। यानी कि तो होता है तथ्यों का विश्लेषण, यानी डेटा एनालाइज करना, फैक्ट एनालाइज करना, सॉरी डेटा नहीं फैक्ट एनालाइज करना, और फिर है उनकी व्याख्या करना, उनको एक्सप्लेन करना। तो वो वैज्ञानिक ढंग से होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने हवा में तीर मार दिया। जो हम तथ्य दे रहे हैं, जो हम आंकड़े ले रहे हैं, एक तार्किक या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनको प्रस्तुत किया जाना चाहिए, उनको एक्सप्लेन किया जाना चाहिए, उनकी व्याख्या की जानी चाहिए, ताकि रिपोर्ट को पढ़कर ही लोगों को यह विश्वास हो जाए कि रिपोर्ट में जो कहा गया है वो काल्पनिक नहीं है, अपितु तथ्य युक्त व प्रयोग सिद्ध है। अगर आपने जो तथ्य दिया है, अगर वैज्ञानिक रूप से आपने वो सिद्ध किया है, तर्क के आधार पर वो खरा उतरता है, तो लोग रिपोर्ट को पढ़कर ये समझ जाएंगे कि वास्तव में आपने क्वालिटी रिसर्च की है, समय लगाया है रिसर्च में। लेकिन अगर वो उनके तर्क की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि सिर्फ हवा में तीर मारे गए हैं, तो वो इतनी गंभीरता से आपकी रिसर्च को, आपकी रिपोर्ट को नहीं लेंगे। तो ध्यान रखना चाहिए कि तथ्यों का विश्लेषण वैज्ञानिक ढंग से किया जाए, उनको वैज्ञानिक ढंग से प्रदर्शित किया जाए। इसके लिए सूचनाओं के स्रोतों का उल्लेख रिपोर्ट में पृष्ठतल टिप्पणियों आदि के रूप में प्रत्येक अध्ययन में दिया जा सकता है। यानी कि सूचनाओं के स्रोत, यानी कि जो हमने फैक्ट लिए हैं, जो डेटा हमने लिया है, वो कहाँ से लिया है। जब हमारा या तो जब हमारी एक यूनिट पूरी हो जाती है, एक अध्याय पूरा हो जाता है, तो उस अध्याय के अंत में हम लिख दें, उनके ऊपर नंबरिंग डाल के 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, फिर 1 नंबर वाला फैक्ट किस बुक से लिया गया है, किस मैगजीन से लिया गया है, किस न्यूज़पेपर से लिया है, किस एजेंसी से लिया, वो सारी बातें हम लिख सकते हैं। जिससे लिया है वो बुक किस ऑथर की है, कब पब्लिश हुई, किस पब्लिकेशन से है, इन सारी बातों को उसमें लिख दिया जाना चाहिए। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि एक पेज के ऊपर जितने भी फैक्ट आए हैं उन फैक्ट की नंबरिंग डाल के उस पेज के नीचे की तरफ, जैसे यहाँ पे एक लाइन खींच के और यहाँ पे लिख दिया जाना चाहिए कि ऐसे ऐसे यहाँ से ये जो तथ्य हैं उठाए गए हैं, ताकि अगर बाद में कोई तथ्य गलत सिद्ध हो जाए तो आपके ऊपर आंच ना आए, आपकी रिसर्च पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े। एक अच्छी रिपोर्ट में जो भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं वे सभी प्रामाणिक, विश्वसनीय और वैज्ञानिक विकास के उपयुक्त रूप में परिणाम सहित प्रस्तुत किए जाते हैं।
यानी कि एक अच्छा जो शोध प्रतिवेदन है उसमें जो कंक्लूजन निकाला जाएगा, पहले तो वो प्रामाणिक होगा क्योंकि आपने रिसर्च की इतना समय लगाया है, विश्वसनीय होगा और वैज्ञानिक विकास में उपयुक्त रूप में परिणाम सहित प्रस्तुत किया जाएगा। अर्थात इसमें उन कारणों का भी उल्लेख किया जाएगा जिन पर कि वह निष्कर्ष आधारित है। ये सारी प्रकार की बातों का इसमें जिक्र किया जाता है। एक अच्छी रिपोर्ट में व्यवहारिकता का तत्व भी स्पष्ट होता है। व्यवहारिकता यानी कि जो हमने निष्कर्ष निकाले हैं, जो हमने रिसर्च की है, वो व्यवहार में लाई जा सकती है कि नहीं लाई जा सकती है, सिर्फ थ्योरेटिकल रूप में ही पढ़ने के लिए है, उसको प्रैक्टिकल किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है। तो अर्थात उच्च स्तरीय रिपोर्ट इस प्रकार की होती है कि उसे पढ़कर अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकते हैं, उसको व्यवहार में ला सकते हैं। इनसे न केवल ज्ञान की वृद्धि होती है अपितु व्यवहारिक लाभ भी होता है। ज्ञान तो बढ़ता ही है, साथ में जो व्यवहारिक लाभ होता है वो भी बहुत सारा होता है कि लोग इन चीज़ों को अडोप्ट कर रहे हैं, इनको अपना रहे हैं, व्यवहार में ला रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। अच्छी रिपोर्ट सामाजिक प्रगति व समाज सुधार से संबंधित भविष्य योजनाओं के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये जो अच्छी शोध रिपोर्ट है सामाजिक योजनाओं के क्रियान्वयन में, समाज सुधार से संबंधित जो भविष्य में हम योजनाएं बनाते हैं उनके लिए जो हमने रिसर्च की है, जो थीसिस लिखी है, वो बहुत कारगर सिद्ध हो सकती है। हो सकता है उनसे कोई आइडिया उनको मिल जाए नई योजनाओं को क्रियान्वयन करने का, नई योजनाओं को लागू करने का। तो समाज सुधार करने में जो शोध रिपोर्ट का व्यवहारिकता का गुण है बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। एक अच्छी रिपोर्ट में अध्ययन पद्धति व प्रविधियों, अध्ययन क्षेत्र, निदर्शन आदि के संबंध में स्पष्ट और विस्तृत विवरण होता है और साथ ही सूचनाओं के सभी स्रोतों का उल्लेख किया जाता है। एक अच्छी रिपोर्ट में अध्ययन पद्धति व प्रविधियां यानी कि किस रिसर्च मेथड का हमने प्रयोग किया गया है, जितनी भी रिसर्च मेथडोलॉजी हमने प्रयोग की है तो उसके बारे में अच्छे से बताया जाता है। अध्ययन क्षेत्र यानी रिसर्च एरिया कौन कौन सा है उसके बारे में बताया जाता है। निदर्शन यानी सैंपलिंग, यानी कि सैंपलिंग के लिए हमने कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया है, बहुत सारी होती हैं। निदर्शन इसको बोलते हैं, प्रतिदर्श भी बोलते हैं, ग्रुप सैंपलिंग है या फिर सिंगल सैंपलिंग है, गुच्छ सैंपलिंग है, सारी बातों का इसमें उल्लेख करना होता है। और सूचनाओं के सभी स्रोतों का उल्लेख किया जाता है। जो भी सूचनाएं ली है, जैसे हमने पहले बात की थी, उनके सोर्स कौन कौन से हैं उनका जिक्र किया जाना चाहिए, ताकि अगर कोई शोध की प्रामाणिकता को जांचना चाहे तो उसको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। ऐसा करने का उद्देश्य यह होता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को अध्ययन के निष्कर्षों के संबंध में संदेह हो तो वह रिपोर्ट में उल्लेखित प्रविधियों आदि की सहायता से उन निष्कर्षों की वैधता की जांच कर सकता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को ये लगे कि ये आंकड़े या जो तथ्य हैं ये झूठ है, सच नहीं है, तो वो ये देखेगा कि इनका सोर्स क्या है, उनके सोर्स के बारे में पता लगा के जहाँ से वो लिए गए हैं उनके बारे में वो पता लगा लेगा और फिर वो ये देख सकता है कि हमने सच में वहाँ से ये लिए हैं जो कि तुम लिए हैं या फिर हमने इनमें कोई संशोधन कर दिया है, घुमा फिरा के इनको प्रस्तुत किया है। तो उसको ये पता लग जाएगा कि हमारी जो रिपोर्ट है वो प्रामाणिक है या प्रामाणिक नहीं है, तो उसकी वैधता की जांच हो जाएगी। एक अच्छी रिपोर्ट में अध्ययन में आई कठिनाइयों और सर्वेक्षण की सीमाओं का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख होता है। देखिए, जब हम थीसिस लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, तो जो उपलब्धियां हमने हासिल की हैं, जो निष्कर्ष निकाले हैं, उनको तो हम लिखते ही हैं, पॉजिटिव बातों को तो सारी की सारी बातों को लिखते ही हैं। इनका कहने का अभिप्राय है कि अध्ययन के अंतर्गत जो भी कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ा है या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाए, तो अगर हम उनका भी उल्लेख करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हमारे बाद जो भी स्कॉलर्स या फिर जो शोधार्थी हैं वो हमारे थीसिस को पढ़ेंगे तो शायद उनको ये हिंट मिल जाए, आइडिया मिल जाए कि इस एरिया में इस स्थान पर काम करने की ज़रूरत है, इस स्थान पर समस्या आ रही थी। तो समस्याएं जो आती हैं शोध में और कठिनाइयाँ आती हैं तो उनका वर्णन करना भी जरूरी होता है। कमियों को छिपाकर अध्ययन के पूर्णतया यथार्थ होने की नींव नहीं आंकी जानी चाहिए। कि जो भी आपके शोध की कमियां रही हैं, सीमाएं रही हैं, उन सीमाओं को भी बता देना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है या फिर इसमें कोई नेगेटिव फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर पूर्णतः अपने शोध को आप यथार्थ कहोगे कि जो का त्यों हमने लिखा है, बिल्कुल
सत्यता के साथ किया है, तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। जो एक आध कमियां हैं उन कमियों को बता देना चाहिए, ये एक अच्छे सुधारते की पहचान होती है। ऐसा न करने का एक और उद्देश्य होता है, वही है कि अध्ययन की कठिनाइयों व कमियों को ईमानदारी से स्वीकार करने पर भविष्य के अध्ययनों में अन्य सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा पहले से ही उनके संबंध में सचेत रहने और उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अवसर मिलता है। यानी कि हमारे बाद जो भी शोधार्थी शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे उस टॉपिक में, अगर हमने शोध में आने वाली समस्याओं और कठिनाइयों का जिक्र कर दिया है तो वो पहले से ही सचेत हो जाएंगे, उन्हें पता लग जाएगा कि यहाँ पे समस्या आ सकती है और फिर उस समस्या के समाधान के लिए वो पहले से ही प्रयास कर लेंगे। लेकिन अगर हमने नहीं उन समस्याओं के बारे में लिखा है तो उन्हें दोबारा से उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और उनका समय भी खराब होगा, उनका धन भी खराब होगा। तो हमसे हमारे बाद जो शोधार्थी आने वाले हैं रिसर्च करने के लिए, तो उन्हें समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसके लिए ज़रूरी है कि शोध की सीमाओं का, कठिनाइयों का जिक्र हम कर दें। तो ये थी एक अच्छे शोध प्रतिवेदन की विशेषताएं कि एक अच्छे शोध प्रतिवेदन में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। अब है शोध प्रतिवेदन की रूपरेखा, फॉर्मेट क्या होना चाहिए शोध प्रतिवेदन का। पहले क्या लिखा जाना चाहिए, बीच में क्या लिखा जाना चाहिए, बाद में क्या लिखा जाना चाहिए, तो इसको बोलेंगे शोध प्रतिवेदन की रूपरेखा। इसको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले है प्रस्तावना संबंधी सामग्री, कि इसमें प्रस्तावना में हमने प्रेमल में किन बातों को लिखना है। फिर शीर्षक पृष्ठ होते हैं, यानी कि सारणी टाइप हम देंगे कि इस पृष्ठ पर ये है, इस पृष्ठ पर ये अध्याय है। फिर है संदर्भ सारणी, यानी कि जो संदर्भ सारणी होती है, जो रेफरेंस टेबल होती है, उसके बारे में बताया जाना चाहिए। उदाहरणों सारणी व चार्टों की सूची, उसके बाद जो उदाहरण है उनकी सूची, फिर चार्टों की और जो सारणियां हैं उनकी सूची दी जानी चाहिए। अगर मैप वगैरह है तो उसके बारे में बताया जाना चाहिए। प्रस्तावना, प्राकथन अथवा संचालन पत्र। प्रस्तावना, प्राकथन अथवा यानी कि जो शोधार्थी होता है उसके द्वारा एक प्रस्तावना लिखी जाती है या संचालन पत्र लिखा जाता है, जिसमें उसने शोध के लक्ष्यों वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत बताया होता है। अंत में परिणामों का सार, सारांश अथवा संस्तुतियां। परिणामों का सार, कंक्लूजन क्या निकला है, सारांश यानी कि सार का भी बहुत छोटा सा हिस्सा है, थोड़े से शब्दों में बताया जाना, अथवा संस्तुतियां यानी कि अगर किस किस व्यक्तियों ने उनकी हेल्प की है तो उनका आभार व्यक्त करना इसमें शामिल होता है। सबसे पहले देखा जाना चाहिए शोध प्रतिवेदन का विषय। शोध प्रतिवेदन के विषय में क्या है, सबसे पहले परिचय, इंट्रोडक्शन, यानी कि विषय का परिचय दिया जाना चाहिए। फिर उद्देश्य का कथन एवं परिभाषण, कि इसका उद्देश्य क्या है, उसकी परिभाषा दी जानी चाहिए। फिर संगठन एवं कार्य रीति, यहाँ सामान्य विवरण होना चाहिए किंतु परिशिष्टों में होना चाहिए। फिर है प्रयोग में लाए गए ढंग एवं प्रविधियां, कि कौन कौन सी मेथोडोलॉजी का हमने प्रयोग किया है, कौन कौन सी शोध प्रविधियों का हमने प्रयोग किया है, उनका जिक्र किया जाना चाहिए। उसके बाद अनुसूचियां अथवा प्रश्नावलियां अथवा प्रयुक्त पत्रों की प्रतिलिपियां। अनुसूची यानी टेबल और प्रश्नावलियां यानी क्वेश्चनियर जो हमने भरवाए उनके बारे में। और फिर अथवा प्रयुक्त पत्रों की प्रतिलिपियां यानी जिन समाचार पत्रों या मैगजीन्स वगैरह का हमने प्रयोग किया है तो उनकी एक एक कॉपी अगर हम साथ में रख दें तो ये और भी अच्छा हो जाता है। इन्हें कभी कभी परिशिष्टों में भी रख लिया जाता है। परिणामों का विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण, उसके बाद जो कंक्लूजन निकलता है, परिणाम निकलते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं पहले कि परिणाम सही है या नहीं है, और फिर उनको प्रस्तुत करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं, उनकी व्याख्या अच्छे से करते हैं। तथ्यों का प्रतिवेदन, यानी कि तथ्यों की, आंकड़ों की जो रिपोर्ट होती है, आंकड़ों, सारणियों, रेखाचित्रों आदि का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। फिर आंकड़ों का विश्लेषण और विवेचन होता है कि जो डेटा है, डेटा एनालिसिस होता है और फिर डेटा को एक्सप्लेन किया जाता है, विवेचन किया जाता है। फिर प्रस्तुत किए गए आंकड़ों पर आधारित निष्कर्ष एवं संभव स्तुतियां, कि जो आंकड़े हमने प्रस्तुत किए हैं उनके आधार पर क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं, क्या क्या कंक्लूजन निकलता है, उसके बारे में बताया जाता है और भविष्य में क्या संभावनाएं हो सकती हैं उनके बारे में बताया जाता है। फिर आवश्यक सामग्री का सूक्ष्म सारांश, यदि यह ऊपर एक में नहीं दिया गया, अगर यहाँ पे हमने कहीं दे दिया तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए किन किन आवश्यक सामग्रियों का आपको जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए आप
दर्शन से संबंधित कोई तीर्थ बढ़ रहे हैं तो उसके लिए आपको किन किन फिलोसफियों की जानकारी होनी चाहिए, तो उनकी एक लिस्ट दे दी जाती है ताकि बेसिक सी जानकारी उनके बारे में आपको हो और आपको ये पढ़ते समय किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। उसके बाद आती है पूरक सामग्री। पूरक सामग्री में क्या होता है? परिशिष्ट। परिशिष्ट में प्रायः सर्वेक्षण में प्रयुक्त प्रतिदर्श एवं अन्य प्रणालियों का विस्तृत प्रतिवेदन होता है। उसके बाद ग्रंथ सूची होती है, उसके बाद सूची, फिर शब्द संग्रह होते हैं यदि परिभाषा की आवश्यकता रखने वाले वैज्ञानिक शब्दों का प्रयोग किया गया है, यानी कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको बीज शब्द कहा जाता है, जिनकी परिभाषा देनी जरूरी होती है, जिनका अर्थ सामान्य लोग नहीं समझ पाते, विशेषज्ञ ही उनका अर्थ समझ पाते हैं। तो ऐसे शब्दों की एक सूची बना के उनका संग्रह करके अंत में उन शब्दों की एक्सप्लेनेशन दे देनी चाहिए, उनकी व्याख्या कर देनी चाहिए, ताकि जहाँ कहीं भी हमें समस्या का सामना करना पड़े हम पीछे से शब्द संग्रह निकालें और उनका अर्थ देख के उसको समझें और किसी को पढ़ने लग जाएं। उसके बाद यदि अनुसंधान कार्य विभिन्न चरणों में किया गया है तो रेचले मार्क्स द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित रूपरेखा को प्रयोग में लाया जा सकता है। रेचले मार्क्स नाम के एक विद्वान हैं, उन्होंने ये रूपरेखा दी है, फॉर्मेट किया है। अगर जो रिसर्च है वो कई स्टेप्स में की गई है तब हमें इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले शीर्षक लिखेंगे जो विषय का शीर्षक है, फिर सामान्य परिचय उसका देंगे किसके बारे में है, फिर सामग्री एवं ढंगों का सामान्य विवरण। ढंगों का क्या मतलब है? शोध प्रविधि से मतलब है, सामग्री जो मटेरियल हमने प्रयोग किया है। फिर प्रथम चरण में परिचय देंगे, सामग्री और ढंग यानी कि मटेरियल और मेथोडोलॉजी प्रविधियां। फिर परिणामों का प्रस्तुतिकरण करेंगे, परिणामों को प्रस्तुत करेंगे अच्छे से। फिर परिणामों पर विचार विमर्श करेंगे, जो परिणाम निकले हैं, निष्कर्ष निकले हैं, उन पर विचार किया जाएगा कि भविष्य में क्या संभावनाएं हो सकती हैं, कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा है और उन समस्याओं को भविष्य में कैसे दूर किया जाए। तो ये था प्रथम चरण। उसके बाद द्वितीय चरण में भी ऐसा ही होता है, यानी कि अगर रिसर्च कई स्टेप्स में हुई है, कई चरणों में हुई है, तो हर चरण का अलग से बताना पड़ेगा। प्रथम चरण में हमने जो भी प्रोग्रेस की उसके बारे में बता दिया। अब द्वितीय चरण में भी ऐसा ही करेंगे, सबसे पहले परिचय देंगे, मटेरियल यानी सामग्री और ढंग यानी मेथोडोलॉजी प्रविधि उसके बारे में बताएंगे। परिणामों का प्रस्तुतिकरण, जो निष्कर्ष निकला है उनके बारे में बताएंगे। फिर परिणामों पर विचार विमर्श, जो निष्कर्ष निकला है उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे, ये कितना सही है कितना नहीं है, समस्याएं क्या है, भविष्य में क्या संभावनाएं हो सकती हैं, समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। उसके बाद तीसरा चरण आ जाता है तृतीय चरण, तो उसमें भी सेम प्रोसेस रहेगी, परिचय, सामग्री और ढंग, परिणामों का प्रस्तुतिकरण, परिणामों पर विचार विमर्श। उसके बाद आ जाता है सामान्य विचार विमर्श, यानी कि जितने भी स्टेप्स हुए हैं हमारे 3 हुए हैं, 4 हुए हैं, 5 हुए, सबके बारे में बता के फिर सामान्य विचार विमर्श किया जाता है, सभी का कंक्लूजन निकाला जाता है।